ईरान ने ले लिया अपने वैज्ञानिकों की हत्या का बदला। इस्राएल के बहुत बड़े वैज्ञानिक को उतारा मौत के घाट। दोस्तों, ये बात मैं नहीं, खुद इस्राएल कह रहा है। जानेंगे आखिर कौन थे वो वैज्ञानिक जिसकी मौत से यहूदी देश रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। इनके अलावा अगली खबर में आपको बताएंगे गाजा की भयानक तस्वीर दुनिया को दिखाने वाले फिलिस्तीनी पत्रकार को तुर्की ने दिया बहुत बड़ा सम्मान। एर्दोगान का दो टूक ऐलान, इस्राएल के जुल्म को भुलाया नहीं जाएगा। और साथ में आपको बताएंगे यूक्रेन युद्ध खत्म करने और यूरोप द्वारा रूसी संपत्ति फ्रीज करने पर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, अमेरिका में एक बड़े वैज्ञानिक की हत्या के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल खड़े हो गए हैं और पूरा शक ईरान पर जताया जा रहा है। 47 साल के वैज्ञानिक नूनो एफजी लौरिरो की सोमवार रात उनके घर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर अभी तक अज्ञात है। लौरिरो अमेरिका के प्रतिष्ठित संस्थान MIT के प्लाज्मा साइंस एंड फ्यूजन सेंटर के डायरेक्टर थे और मूल रूप से पुर्तगाल के रहने वाले थे। इस हत्या को लेकर इस्राएल को शक है कि इसके पीछे ईरान का हाथ हो सकता है। वजह यह है कि लौरिरो को इस्राएल का खुला और कट्टर समर्थक माना जाता था। इस्राएली अधिकारियों को लगता है कि यह हमला बदले की कार्रवाई हो सकता है। दरअसल इसी साल जून में इस्राएल ने तेहरान में हमला कर कई ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया था, जिसके बाद दोनों के बीच लड़ाई भी हुआ, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। इस्राएली वेबसाइट यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएल के सुरक्षा अधिकारी हाल के दिनों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट से खंगाल रहे हैं। इन आकलनों में आशंका जताई गई है कि लौरिरो की हत्या में ईरान की भूमिका हो सकती है। हालांकि अब तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और अमेरिकी जांच एजेंसियों की तरफ से भी ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। अमेरिका के ब्रुकलाइन पुलिस विभाग ने अभी तक ना तो किसी संदिग्ध को गिरफ्तार किया है और ना ही हत्या की वजह साफ की है। पुलिस का कहना है कि घर में जबरन घुसने के कोई निशान नहीं मिले, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या हमलावर लौरिरो को पहले से जानते थे। इस्राएल इस मामले को इसलिए भी गंभीर मान रहा है क्योंकि लौरिरो का रिसर्च बेहद संवेदनशील क्षेत्रों से जुड़ा था। वो एनर्जी और न्यूक्लियर फिजिक्स की दुनिया के जाने माने वैज्ञानिकों में शामिल थे और भविष्य की तकनीकों से जुड़े कई अहम प्रोजेक्ट में उनकी भूमिका रही थी। हालांकि सूत्रों ने साफ किया है कि फिलहाल इस हत्या को किसी देश या खुफिया एजेंसी से जोड़ने का कोई पक्का सबूत नहीं है। फिर भी इस्राएल को ईरान पर शक इसलिए है क्योंकि अतीत में इस्राएली एजेंट ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाते रहे और इसी साल तेहरान में कई हत्याएं हो चुकी है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। गोलीबारी की जगह और आसपास के इलाकों से सबूत जुटाए जा रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर इस हत्या को लेकर राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय साजिशों की कई अटकलें चल रही है, लेकिन जांच एजेंसियों ने साफ कहा है कि नतीजे पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने साफ शब्दों में कहा है कि गाजा में इस्राएल द्वारा किए गए जुल्म को भुलाया नहीं जाएगा और इंसाफ दिलाने के लिए तुर्की हर मोर्चे पर अपनी कोशिशें जारी रखेगा। उन्होंने दोहराया कि तुर्की फिलिस्तीनी आवाम के साथ मजबूती से खड़ा है। अंकारा में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक संस्कृति और कला पुरस्कार समारोह के दौरान एर्दोगान ने कहा, हम हर लेवल पर संघर्ष जारी रखेंगे ताकि गाजा में जो कुछ हो रहा है वो भुलाया ना जाए और आखिरकार इंसाफ मिले। हम फिलिस्तीनी लोगों के साथ खड़े हैं। एर्दोगान ने कहा कि फिलिस्तीन से सच्ची रिपोर्टिंग को दबाने की तमाम कोशिशें नाकाम रही। उन्होंने जोर देकर कहा कि तमाम दबाव, धमकियों और मुश्किल हालात के बावजूद ईमानदार पत्रकार सच्चाई दुनिया के सामने लाते रहे। उनका कहना था कि तुर्की बिना झुके और बिना किसी दबाव में आए फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहेगा। राष्ट्रपति एर्दोगान ने बताया कि इस साल का फोटोग्राफी अवार्ड फिलिस्तीनी पत्रकार और अनादोलू एजेंसी के फोटो जर्नलिस्ट अली जदल्लाह को दिया गया है। उन्होंने कहा कि अली जदल्लाह ने गाजा में 2 साल से जारी भीषण हिंसा को अपने कैमरे में कैद किया और उनकी तस्वीरों ने न सिर्फ जुल्म की भयावहता दिखाई बल्कि फिलिस्तीनी लोगों के सम्मानजनक और साहसी प्रतिरोध को भी दुनिया के सामने रखा। एर्दोगान के मुताबिक इन तस्वीरों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहरा असर पड़ा। एर्दोगान ने गाजा में रिपोर्टिंग करते हुए मारे गए
283 पत्रकारों को भी श्रद्धांजलि दी, जिनमें 37 महिलाएं भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि इन पत्रकारों को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो सच्चाई दिखा रहे थे। राष्ट्रपति ने उनके साहस और कुर्बानी को सलाम करते हुए कहा कि उनकी रिपोर्टिंग ने दुनिया की सोच को प्रभावित किया है। इसके साथ ही एर्दोगान ने तुर्की मीडिया संस्थानों टीआरटी और अनादोलू एजेंसी की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि इन मीडिया संगठनों ने गाजा के मुद्दे पर सिद्धांतों के साथ और बहादुरी से रिपोर्टिंग की। एर्दोगान ने यह भी बताया कि तुर्की के संचार निदेशालय ने हाल ही में गाजा में मारे गए पत्रकारों की कुर्बानी को दर्ज करने के लिए एक किताब भी प्रकाशित की है। दोस्तों, आपको यहां पर यह भी बता दें कि इससे सिर्फ 2 दिन पहले यानी बुधवार को तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने गाजा में मारी गई 6 साल की मासूम बच्ची हिंद रजब के परिवार और रिश्तेदारों से मुलाकात की थी। यह मुलाकात अंकारा में राष्ट्रपति भवन में हुई। एर्दोगान ने इस दौरान परिवार के छोटे बच्चों पर खास ध्यान दिया और उनसे प्यार से बात की। जो रिश्तेदार वहां नहीं आ सके थे, उनसे उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए बात कर हालचाल जाना। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंद रजब की मौत 29 जनवरी 2024 को हुई थी। गाजा सिटी के तेल अल हवा इलाके में वो अपने परिवार के साथ एक कार में फंसी हुई थी। तभी इजरायली गोलीबारी में उस कार को निशाना बनाया गया। इस हमले में हिंद और उसके पूरे परिवार की जान चली गई और यह घटना पूरी दुनिया में चर्चा का कारण बना। बता दें कि हिंद की दर्द भरी कहानी पर बनी फिल्म द वॉइस ऑफ हिंद रजब हाल ही में राष्ट्रपति भवन में दिखाई गई। इस खास स्क्रीनिंग में हिंद के परिवार के लोग भी मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को सालाना ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। इस दौरान पुतिन ने यूक्रेन युद्ध पर अपनी पुरानी दलीलें दोहराई। उन्होंने कहा, रूस शांति के रास्ते से युद्ध खत्म करने को तैयार है, लेकिन यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की जिद छोड़नी होगी, तभी शांति आएगी। वहीं यूरोपीय संघ के रूस की संपत्ति जब्त करने के सवाल पर पुतिन ने कहा कि यूरोपीय संघ चोरी नहीं डकैती कर रहा है। चोरी तो छिपकर होती है, यह सब खुलेआम हो रहा है, लेकिन रूस अपनी संपत्ति वापस लेकर रहेगा। यह पुतिन का 22वां सालाना संवाद है। इस दौरान वो आम लोगों और मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे हैं। साथ ही साल 2025 में सरकार के कामकाज और देश से जुड़े बड़े मुद्दों पर अपने बात रख रहे हैं। दोस्तों, पुतिन की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस हर साल आयोजित होती है। बीते 2 हफ्तों में इस कार्यक्रम के लिए बनाए गए कॉल सेंटर्स में 24,90,000 से ज्यादा सवाल पूछे हैं। वैसे आपको बता दें कि पुतिन से इस दौरान ये नहीं पूछे जाते हैं कि आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।